हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एंड एज वेल एज एक्सपेक्टेड आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट लेक्चर ऑन रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स। आज हम रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल्स किए थे ऑन बेसिस ऑन रेडियस वेक्टर एंड डेल वेक्टर, और उसमें एक क्वेश्चन आई थिंक सो लेफ्ट है, बट आई विल टेक दैट वन क्वेश्चन ऑन द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक। क्योंकि और ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन जब हम क्रिस्टलोग्राफी कहने का मतलब जब हम क्रिस्टल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। आगे इन बीएससी सेकेंड ईयर आप लोग जो है क्रिस्टल्स के बारे में कि एससी क्रिस्टल है, एफसीसी क्रिस्टल है, बीसीसी क्रिस्टल है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लो इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि आप बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, तो इट मे बी पॉसिबल दैट आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली उस टाइम पे आप लोग इन क्रिस्टल्स को रीड करेंगे और वहाँ पर रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बट अभी हम फिजिकल साइंस में बात करें तो, और थोड़ा सा मैथमेटिकल साइंस में भी लेके चलेंगे इस चीज़ को कि रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स होते क्या है। अच्छा देखिए, सिंपल वे में अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करें ना कि रेसिप्रोकल का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल अगर हम नंबरिंग सिस्टम की बात करें, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है x, अगर मैं कोई एक नंबर चूज कर रहा हूं x, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल अगर मैं कहूं तो रेसिप्रोकल इसके दो प्रकार के हैं। एक तो क्या, एक है इसका एडिटिव रेसिप्रोकल। एडिटिव रेसिप्रोकल मतलब अगर कोई नंबर, अभी जब मैं नंबर की बात कर रहा हूं तो नंबर के केस में जैसे नंबर हो गया आपका 2, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 - 2 कुछ भी, आप कोई भी एक नेचुरल नंबर पकड़ सकते हैं या रियल नंबर पकड़ सकते हैं। तो अगर मैं x की बात कर रहा हूं तो अगर आप इसके रेसिप्रोकल की बात करें तो इसका एडिटिव रेसिप्रोकल क्या है, इसका एडिटिव रेसिप्रोकल है -2। अब अगर मैं 2 को -2 के साथ ऐड कर दूं तो डेफिनेटली यू विल गेट आइडेंटिटी 0 आपको, क्योंकि 0 क्या है, आपकी एडिशन की आइडेंटिटी है। सारी बात क्या, क्योंकि 0 को आप क्या करते हो, अगर किसी भी नंबर में जोड़ दो या किसी भी नंबर से 0 को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, वापस वही नंबर मिल जाता है। तो रेसिप्रोकल एक तो ये है, लेकिन ये क्या है, एडिटिव रेसिप्रोकल। दूसरा टाइप का रेसिप्रोकल आ जाता है कि भाई अगर मैं 2 ही की बात कर रहा हूं, दूसरा रेसिप्रोकल क्या आ जाता है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। इसका मतलब गुणात्मक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि यार उल्टा, प्रतिलोम शायद आई थिंक सो जिसको बोलते हैं हम, प्रतिलोम। और इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहां पर भाई तो हमारे पास कितने प्रकार के रेसिप्रोकल है, 2 प्रकार के रेसिप्रोकल है, एक है एडिटिव रेसिप्रोकल और एक है मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। क्लियर? और हम यहां पर बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल की, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल, अब यहां पर जैसे 2 था भाई, 2 का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, 2 का मैग्नीट्यूड दैट इज 2, इसके रेसिप्रोकल का अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो भी तो 2 ही आएगा। मैं इसका अगर इसके रेसिप्रोकल का मैग्नीट्यूड निकालूं, ऊपर तो 1 है, नीचे अगर इसके रेसिप्रोकल का अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो भी 2 ही है। 1/2 का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं दैट इज आल्सो 1/2। तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड तो 2 ही है, बट 1 के अपॉन में, तो इसी कारण जब आप 2 को 1/2 से इंटू कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रही है, आइडेंटिटी मिल जा रही है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हम जब बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स की, क्लियर, सेट ऑफ वेक्टर्स, तो अगर मैं कोई 3 नॉन कोप्लेनर, पहली कंडीशन तो यही है कि तीनों वेक्टर्स मेरे नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। मतलब नॉन कोप्लेनर मतलब ऐसे 3 वेक्टर्स जो अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, आपको पता ही है भाई। अगर मैं 3 डायमेंशन इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, एक मेरी एक्स एक्सिस, एक मेरी वाई एक्सिस और एक मेरी जेड एक्सिस, ये तीनों क्या होती है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। अब मैंने मान लिया कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये एंगल भी मैं 90 ही मान के चल रहा हूं, ये एंगल भी 90 ही मान के चल रहा हूं। दिस एंगल इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी 90। क्लियर? अगर यहां पर फिगर से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको हाथ से भी आपको समझा सकता हूं। आप इस तरह से देख लो भाई, ये मेरे पास 3 डायमेंशन थी, एक मेरे पास एक्स एक्सिस, एक मेरे पास वाई एक्सिस, एक मेरे पास जेड एक्सिस। अब अगर हम भाई 3 नॉन कोप्लेनर, अब यहां पर नॉन कोप्लेनर कहने का मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास देखो यहां पर कितने प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्योंकि यहां पर वाई एक्सिस को ये इंडिकेट हुआ है, ये जो नीचे को दिखा रही है ना, बेसिकली ऐसा है, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह से है। अब हमारा प्लेन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बोर्ड एज वेल एज हमारा बोर्ड 2 डायमेंशन है।
तो 2 डायमेंशन वे में तो हम इसी तरह से समझा पाएंगे, लेकिन आप हाथ से समझिए इस चीज को कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब मैंने कह दिया एक वेक्टर ये है भाई, क्लियर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, देखो ये एंगल बन रहा है 90, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। भाई इसके साथ अगर मैं इसके साथ ये वाला एंगल कैलकुलेट करूं तो दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो मेरे पास ये तीनों क्या हो गए, तीनों अलग अलग प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स हैं, तो ये क्या हो गए, डेफिनेटली नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। दीज आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि मेरा एक लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, एक लाई कर रहा है वाई जेड प्लेन में, एक लाई कर रहा है जेड एक्स प्लेन में या एक्स जेड प्लेन में। वो तो आपका डिपेंड करता है, आप इसको वाई एक्स प्लेन बोल दो या एक्स वाई प्लेन बोल दो, इट इज जस्ट अ नेम, वो केवल नाम है, वो तो आप आगे पीछे कैसे भी बोल सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, एक वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, एक एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है। तो अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं इस तरह से, तो अगर हम ये मान के चले कि भाई मेरे पास, क्योंकि हमें सेट ऑफ वेक्टर्स की बात करना है, तो अगर मैं ये मान के चला हूं कि इफ वी हैव any 3 vectors, any 3 non-coplanar vectors, non-coplanar vectors, non-coplanar मैंने बता दिया क्या, which lies in different plane, in different planes। से एक कह दे रहा हूं मैं एक्स वाई प्लेन, इसी के साथ में लिख लो यार, ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स प्लेन से ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अगर मेरे पास 3 कोई नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, अब मुझे इनका रेसिप्रोकल चाहिए। तो मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में क्या समझाया था कि जब हम रेसिप्रोकल की बात करें, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तो इसका मतलब अगर मैं ए के रेसिप्रोकल वेक्टर्स को, रेसिप्रोकल वेक्टर को निकालना चाह रहा हूं, ठीक है ना, इस चीज को प्रॉपर्ली समझिएगा। अगर मैं वेक्टर ए के रेसिप्रोकल को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो डेफिनेट है कि वेक्टर ए का रेसिप्रोकल वो वेक्टर होगा जिसके साथ ये वेक्टर जब प्रोडक्ट करेगा, आई मीन जब डॉट प्रोडक्ट करेगा, तो आपको क्या मिलनी चाहिए, एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर, क्योंकि वेक्टर्स के केस में हम एडिशन तो लेते नहीं है, ठीक है ना, एडिशन लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो रेसिप्रोकल होता है 2 प्रकार का होता है, एक एडिटिव रेसिप्रोकल, एक मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। लेकिन हम वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको क्रॉस से भी लेके समझाऊंगा इस चीज को कि अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, एग्जैक्टली क्यों नहीं लिया क्रॉस प्रोडक्ट को। तो अगर हम वेक्टर ए के, मैं अगर वेक्टर ए का क्या निकालना चाह रहा हूं, एक रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना चाह रहा हूं, अगर मैं ये मान लूं कि लेट ए डैश वेक्टर इज रेसिप्रोकल टू ए वेक्टर, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए कि ए डैश वेक्टर को जब मैं ए वेक्टर के साथ, ए डैश वेक्टर को जब मैं ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी मतलब यहां पर आइडेंटिटी देखो, ये क्या मिल रही है मुझे 1, और केवल 1। क्या इसके साथ कोई डायरेक्शन है? देयर इज नो डायरेक्शन विद दैट ऑल, इसके साथ कोई डायरेक्शन तो है नहीं। अगर इसके साथ डायरेक्शन नहीं है, डेफिनेटली ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सारी बात क्लियर? मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, 2 वेक्टर्स के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं और ए डैश को, ए वेक्टर का क्या बोल रहा हूँ, रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ। और जब मैं रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, इसका मतलब डेफिनेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलनी चाहिए, एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी मतलब 1 मुझे मिलना चाहिए। अब 1 अगर मुझे मिलना चाहिए, तो 1 कैसी क्वांटिटी हो गई है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ, इसके साथ में एन कैप या पी कैप, जे कैप, कुछ भी ऐसा कोई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ले लेता साथ में, तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आती भाई, एक डायरेक्शन भी मिल जाती। लेकिन यहाँ पर हमें केवल आइडेंटिटी चाहिए, तभी तो मेरा रेसिप्रोकल लगा। जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, तो मुझे आइडेंटिटी मिल रही है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, और आपको पता है स्केलर क्वांटिटी केवल और केवल कब मिल सकती है, जब मैं वेक्टर्स का क्या लूं, डॉट प्रोडक्ट लूं। क्योंकि आपको क्या पता था कि अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो आपको क्या मिलता है, ए बी cos थीटा, व्हिच इज प्योरली अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है, देयर इज नो डायरेक्शन विद दैट ऑल, इसके साथ मेरे पास डायरेक्शन ही नहीं है।
तो ये मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और जबकि मैं इनकी जब क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट में मेरे पास क्या आ जाता है, दैट इज ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। अब यहां पर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गई, लेकिन यहां पर तो क्या है, केवल मेरे को आइडेंटिटी मिल गई है। क्लियर? तो इसका मतलब डेफिनेट है कि इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा। अब सब बात आपको आई थिंक तो समझ में आ गई। उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन होगा तो मुझसे दोबारा आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई मैंने आपको क्या बताया कि 2 का अगर रेसिप्रोकल 1/2 है तो इनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल गई थी, 1 मिल रहा था, विच इज अ प्योरली स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब मैं अगर a डैश को a वेक्टर का रेसिप्रोकल कह रहा हूं, क्लियर, तो मुझे क्या होना चाहिए, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर a वेक्टर की a डैश वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलना चाहिए। आई बात समझ में? अच्छा, अब ये 1 मिलेगा कैसे भाई, ये मिलेगा कैसे? जैसे भाई आपने क्या कहा था कि 2.1/2 की वैल्यू 1 थी। अब अगर a वेक्टर डॉट a डैश वेक्टर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में रहा होगा, केवल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दिमाग में कंसीडर करना कि जैसे मेरा 2 था, ये 1/2 था, तब मेरे को 1 मिला था ना। इसका मतलब जो a डैश रहा होगा, इस a डैश का जो मैग्नीट्यूड रहा होगा, इस a डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहा होगा वो ठीक इसके उल्टे में रहा होगा। मतलब a का मैग्नीट्यूड अगर मैं a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं a कह रहा हूं, a वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड a कह रहा हूं, a डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह की फॉर्म में होना चाहिए, 1/a की फॉर्म में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो a डॉट 1/a, तभी तो ये आपको 1 दे पाएगा ना, तभी आपको क्या दे सकता है, 1 दे सकता है। और दोनों की डायरेक्शन भाई, अगर ये वैल्यू इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 1 दे रही है तो आपको क्या पता था भाई, a डॉट b वेक्टर आपको कब 1 दे सकता है भाई, a डॉट b वेक्टर आपको पता था ab cos थीटा होता है। और a डॉट अगर मैं b वेक्टर को 1 कह रहा हूं, अगर मैं 1 कह रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैं a वेक्टर और b वेक्टर को एक दूसरे का रेसिप्रोकल कह रहा हूं, तो मैंने आपको क्या बताया भाई, b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इट शुड बी लाइक 1/a। ये 1/a की फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो मुझे 1 मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन, जो इन दोनों की डायरेक्शन है, चाहे मैं a वेक्टर की डायरेक्शन की बात करूं या b वेक्टर की डायरेक्शन की बात करूं, डेफिनेटली समान होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए समान भाई? यहां पर देखो भाई, अगर ये वैल्यू मुझे 1 मिल रही है, इसका मतलब ab cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। अब b, जो ये b है, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप b भी तो लिखते हैं, तो b किस फॉर्म में होना चाहिए, 1/a की फॉर्म में होना चाहिए। 1/a cos थीटा की वैल्यू 1, या फिर cos थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 डिग्री। और 0 डिग्री कब होगा, और 0 डिग्री कब एंगल होता है, दो वेक्टर के बीच 0 डिग्री का एंगल कब होता है, या तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो, आइदर दे आर पैरेलल टू वन अनदर, या फिर एक ही वेक्टर हो। ठीक है ना भाई, अगर ये a वेक्टर है और इसके अलावा मैं अगर दूसरा वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं, या तो उसके पैरेलल हो, तो इसका मतलब a वेक्टर की डायरेक्शन और a डैश वेक्टर की डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, आइदर दे आर पैरेलल, या फिर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स करते हुए वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां पर मुझे एक चीज कंफर्म होती है कि a वेक्टर की डायरेक्शन और a डैश वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम है। ये आई थिंक तो आपको सही से समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया भाई, अगर मैं a वेक्टर और b वेक्टर को एक दूसरे का रेसिप्रोकल कह रहा हूं, तो रेसिप्रोकल कहने का मतलब है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम जनरली लिखते हैं b, क्योंकि b वेक्टर हम क्या लिखते हैं, bb कैप, और अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूं दैट इज b, वो b आ जाएगा मेरे पास। तो b को किस फॉर्म में होना पड़ेगा, 1/a की फॉर्म में होना पड़ेगा, तभी तो ये मुझे 1 दे पाएगा। ठीक है ना, तभी ये मेरे को 1 देगा, इसका मैग्नीट्यूड इस तरह इस फॉर्म में होना चाहिए। तो भाई लेकिन इसका मतलब a b cos थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, a डॉट 1/a, b की वैल्यू 1/a की फॉर्म में, cos थीटा की वैल्यू 1, या cos थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर थीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो थीटा इक्वल्स टू 0 या फिर 2 पाई 4 पाई कुछ भी आप कहते हैं, 2 पाई भी कहेंगे तब भी डायरेक्शन सेम आ गई। तो 2 पाई में आप क्या कर रहे हो भाई, ये 0 डिग्री है, 2 पाई में आप पूरा ऐसे देखो एक राउंड पूरा घूम गए। 2 पाई कहने का मतलब 360 डिग्री घूमे ना, वापस इसी डायरेक्शन में आ गए। 4 पाई करूंगा तो एक बार घूमे फिर दोबारा घूम गए, मतलब 2 पाई एंगल क्या हो गया, ये अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, 2 पाई में आप ये घूम रही है पूरा 360 डिग्री, वापस तो वापस इसी डायरेक्शन पहुंच गए। 4 पाई में 2 चक्कर मार लो, वापस इसी डायरेक्शन में आ गए। तो इसका मतलब कि a वेक्टर और a डैश वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो आपके समझ में आ गया होगा
इसका मतलब कि अगर ए डैश वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर का रेसिप्रोकल कह रहा हूं तो आपके पास कंडीशन क्या रहेगी, ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इन द सिमिलर मैनर, सिमिलरली इफ बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर आर रेसिप्रोकल टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, देन क्या होनी चाहिए आपके पास कंडीशन, बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर की वैल्यू भी 1, सी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आई थिंक सो इतनी बात आपके सही से समझ में आई होगी। अगर रिलेटिव भी कंफ्यूजन है देन डेफिनेटली आस्क मी, तो उसको मुझे पूछेगा कि हम रेसिप्रोकल किसको कह रहे हैं। रेसिप्रोकल कहने का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको अगर हम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, क्योंकि सामने प्राप्त होने वाली क्वांटिटी मेरे पास कैसी वैल्यू है, इट इज अ स्केलर वैल्यू, तो मुझे डॉट प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा। और रेसिप्रोकल कह रहा हूं इसका मतलब इसकी अगर इसके साथ मैं अगर डॉट कर रहा हूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए इस वाले के मैग्नीट्यूड का ठीक 1 में होना चाहिए, तभी तो मेरे को 1 मिल पाएगा, अदरवाइज तो 1 पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो अदरवाइज मेरे पास 1 पॉसिबल है ही नहीं। और आपको पता है कि अगर मैं बी वेक्टर को ए वेक्टर का रेसिप्रोकल ले आऊं तो इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए दैट इज बी, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 1/a की फॉर्म में होना चाहिए। और अगर मैं इसको 1/a रख दूं तो cos थीटा की वैल्यू 1 आ रही है दैट इज 0, थीटा का मतलब 0, इसका मतलब दे आर पैरेलल। तो इसका मतलब आप एक चीज यहां पर क्या कह सकते हो कि a डैश वेक्टर, b डैश वेक्टर और c डैश वेक्टर अगर a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर के रेसिप्रोकल्स हैं, क्लियर, तो a डैश वेक्टर, b डैश वेक्टर और c डैश वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली वही होती है जो a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर की डायरेक्शंस होती है, क्लियर। और क्रिस्टलोग्राफी में इस चीज को भाई यहां पर जो मैंने 1/a कहा ना, ये बेसिकली क्या होती है ना, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल होती है, 1/dHKL होती है। d मतलब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेन्स। लेकिन अभी आपके ये बात समझ में नहीं आएगी, वो तो जब हम क्रिस्टलोग्राफी को स्टडी करेंगे तब वो चीज आपके समझ में आएगी। लेकिन अभी आप केवल अपना इसी तरह से कंसीडर करिए कि हाँ भाई इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल में होना चाहिए। मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल में इसका मतलब दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो वैसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है हम इसको प्रॉपर वे में राइट आउट करते हैं। तो आप लोगों ने जो अभी तक हमने ऑब्जर्व किया था वो चीज मैंने लिख दी है। इफ वी हैव एनी, और ये चीज ये जो मैंने अभी लिखा है ना, ये एग्जैक्टली आपको कॉपी करना है। क्या, इफ यू हैव एनी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ये ब्रैकेट में है, व्हिच लाइज इन different planes, say x y y z z x plane, say a vector, b vector and c vector, then their reciprocal are represented by a dash vector, b dash vector, c dash vector respectively, such that a vector dash a dash vector equals to 1, b vector dash b dash vector equals to 1, c dash vector dash c dash vector c vector dot c dash vector equals to 1। यहाँ पर हो सकता है मैंने wrong pronunciation कर दिया हो, b vector dash sorry b vector dot b dash vector, ठीक है। लेकिन आप कुछ चीज को थोड़ा सा समझ के चलिएगा। अच्छा, अब जो मैंने यहां पर फिगर बनाया, थोड़ा सा इस चीज को भी नोटिस करो भाई, ये तीनों मेरे जो वेक्टर्स थे ना, ये ऑल द थ्री वेक्टर्स आर लाइंग इन डिफरेंट प्लेन्स। ये तीनों वेक्टर्स मेरे डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहे थे, जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी समझा रहा था। भाई ए वेक्टर मेरा ये है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये मेरी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। एक वेक्टर ये है, तो इस वेक्टर के साथ भी 90, इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ 90। अब यहाँ पर देखो ऐसे क्या दिख रहा है, ये तो 180 जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे इस चीज को एज्यूम करोगे ना तो डेफिनेटली आपको क्या लगेगा, ये 90 डिग्री को 90 का एंगल है। हमारी बात क्लियर? तो ये 90 का एंगल, तब आपको 90 एंगल दिखेगा इस तरह से। भाई ये वेक्टर आप ये देखो ऐसे एज्यूम करो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो ये एंगल तो आपका ऑटोमेटिकली 90 आ रहा है ना, ये और ये। ऐसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री, इस वेक्टर का एंगल भी 90 डिग्री। अब क्योंकि मैंने आपको जो अभी समझाया था कि ए वेक्टर और ए डैश वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो रही है, उनकी डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि तभी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या आइडेंटिटी आ सकती है। अच्छा, अब अगर जो ए डैश वेक्टर है, यहां पर देखना, ये ए डैश वेक्टर की डायरेक्शन है, क्लियर, ए डैश वेक्टर की डायरेक्शन। आपका जो बी वेक्टर था वो यही था, बी डैश की डायरेक्शन भी यही थी,
सी वेक्टर यहाँ था, सी वेक्टर की डायरेक्शन यही थी। तो ए डैश वेक्टर और बी डैश वेक्टर, सी डैश वेक्टर के बीच जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो ए डैश वेक्टर है, ए डैश वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ कितने का एंगल बना रहा है? ए डैश वेक्टर बी के साथ भी 90 का एंगल जनरेट कर रहा है और ए डैश वेक्टर बी सी वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब आप यहां पर क्या कह सकते हो कि जो ए डैश वेक्टर है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर से मिलकर बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। भाई फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सही से समझिए। ये मेरे ए डैश वेक्टर की डायरेक्शन थी, इट वाज द डायरेक्शन ऑफ ए डैश वेक्टर। एंड अगर मैं बी डैश वेक्टर की बात करूं या बी वेक्टर की बात करूं, ये मेरा बी वेक्टर था। अब मैं इतने पेन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं हाथ से डेफिनेटली इसको कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं। अब इतने पेन मेरे हाथ में आ नहीं रहे बेसिकली ना, इतने पेन मेरे हाथ में एडजस्ट हो नहीं पा रहे एक साथ। लेकिन आप इस चीज को थोड़ा सा वैसे देखिए, वैसे कन्वीनियंस करने की कोशिश करिए जो मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ कि जो ए डैश वेक्टर था मेरा इस डायरेक्शन में था, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, सी वेक्टर इस डायरेक्शन में था। तो आप क्या कहेंगे भाई, ए डैश की जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर से जो मिलकर बनने वाला प्लेन है। देखो बी वेक्टर ये था, सी वेक्टर ये था, तो इससे मिलकर बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं हो गया। सारी बात क्लियर, बी और सी, क्योंकि भाई आप इसको ऐसे या फिर आप इस तरह से नहीं मान के आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। भाई ये वाला आपका बी वेक्टर ये तो 90 है, ये वाला इसके साथ भी तो 90 है, ये वाला ये देखो ये इसके साथ भी 90। तो अगर बी और सी से अगर मैं पैरेललोग्राम कंसीडर कर रहा हूं तो ये ए डैश की डायरेक्शन बी और सी से मिलकर बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ए डैश वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। ऐसी भाई अगर मैं बी डैश वेक्टर की बात करूं, ये बी डैश वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, सी डैश वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। तो आपको क्या पता था? आपको यह पता था कि भाई अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, भाई एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर होता है मेरे पास एक्स वाई कॉस थीटा, और अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसका मतलब थीटा को आप क्या रखेंगे पाई बाई 2। तो एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है आपके पास। क्यों? अब इसका मतलब भाई ए डैश वेक्टर जो मैंने भी आपको ऑब्जर्व कराया कि ए डैश वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो रहा है, सच दैट जो आपने कंडीशन लिखी एज ए डैश is perpendicular to B vector and C vector both, this implies that आप क्या लिखेंगे A dash का प्रोडक्ट अगर मैं B वेक्टर के साथ ले रहा हूं that is 0, ऐसे ही A dash का प्रोडक्ट अगर मैं C वेक्टर के साथ ले रहा हूं it will be 0। Similarly B dash vector is perpendicular to किसके सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो आप क्या लिख सकते हैं बी डैश वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये भी 0 एंड बी डैश वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एंड सी डैश वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो इसका मतलब सी डैश वेक्टर अगर बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है या फिर सी डैश वेक्टर ए वेक्टर के साथ अगर प्रोडक्ट कर रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी। इसका मतलब अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीन मेरे कोई नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, ऑल थ्री ऑफ देम आर लाइंग इन सम डिफरेंट प्लेन्स, तो आपका रेसिप्रोकल साइड आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि ए डैश बी डैश सी डैश, भाई अपने साथ जो ए का ए डैश के साथ देगा वो तो 1 देगा, बी का बी डैश के साथ देगा वो भी 1 देगा डॉट प्रोडक्ट, सी का सी डैश के साथ भी 1 देगा। लेकिन ए डैश बी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ए डैश की डायरेक्शन वही है जो ए की डायरेक्शन थी, लेकिन ए की डायरेक्शन बी और सी के परपेंडिकुलर थी 90 डिग्री में। तो क्यों? क्योंकि एक एक्स वाई प्लेन में है एक वाई जेड प्लेन में है, और आपको पता है एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाला हर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाला हर वेक्टर इसके अंदर इस वाले प्लेन में कोई भी वेक्टर लाई करे और इस वाले प्लेन में कोई भी वेक्टर लाई करे, इन सब के बीच 90 डिग्री का तो एंगल होगा, क्योंकि यार ये प्लेन ही पूरा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अरे बात क्लियर? ये वाला प्लेन ही इस प्लेन के पूरी तरह से क्या है 90, तो इसके अंदर कोई भी वेक्टर लाई करे
तो ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही हो गया, ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का एंगल है। तो a डैश वेक्टर इसके अंदर लाई करने वाले किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये वाला प्लेन इस वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस प्लेन में अगर कोई भी वेक्टर लाई कर रहा है तो वो ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी कि a डैश b के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहा है दैट विल आल्सो बी 0, a डैश b डैश अगर c या a के साथ प्रोडक्ट करेगा डॉट प्रोडक्ट दैट विल आल्सो बी 0, c डैश अगर b या a के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है इट विल बी 0। तो यहाँ पर आपको एक चीज क्या ऑब्जर्व करने को मिली, या हमको क्या ऑब्जर्व करने को मिली कि a डैश, भाई ये जो a डैश वेक्टर था b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, c वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो मैं आपको क्या बोला था कि b वेक्टर और c वेक्टर, भाई a डैश मेरा परपेंडिकुलर था, b वेक्टर इस तरह से आप इसको कंसीडर कर ले, भाई ये a डैश की डायरेक्शन है, ये b की डायरेक्शन है, ये c की डायरेक्शन है। अब b और c से मिलकर बनने वाला पैरेललोग्राम हो गया ये, तो b और c से मिलकर बनने वाला पैरेललोग्राम जो ये है, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं होगी इसकी। इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो भाई। अब देखो मेरा बोर्ड स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं ना, तो तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है मुझे थोड़ा सा, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आपको समझ में आ जाए। तो ये वाला, ये देखो ये वाला प्लेन, ये जा रहा है इसके परपेंडिकुलर, ये देखो ऐसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं चला गया, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कंसीडर कर लो ना यार, a की डायरेक्शन ये मान लो, b की डायरेक्शन ये मान लो, c की, तो a डैश की डायरेक्शन यही है, b डैश की डायरेक्शन यही है, c डैश की डायरेक्शन यही है, ऐसे मान लो। तो a डैश की डायरेक्शन भाई b और c इन दोनों के परपेंडिकुलर नहीं होगी। a डैश भाई अगर मैं इसको मान लूं कि ये a वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये भी तो a डैश की डायरेक्शन हो गई, ये b वेक्टर की डायरेक्शन है, तो b डैश की डायरेक्शन भी यही होगी, ये c वेक्टर की डायरेक्शन है। अभी तो तीनों डिफरेंट प्लेन में ही है, ये c डैश की डायरेक्शन है, c वेक्टर है और c डैश दोनों की डायरेक्शन है। तो a डैश जो वेक्टर है ये b वेक्टर और c वेक्टर से मिलकर बनने वाला प्लेन, अब ऐसे समझ लो ये, अब a डैश की डायरेक्शन b और c से मिलकर बनने वाले पैरेललोग्राम जो आपका यहाँ पर जनरेट होगा, इसके परपेंडिकुलर नहीं होगी डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनका जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इस पैरेललोग्राम, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इससे मिलकर बनने वाले पैरेललोग्राम का क्या बनाता है, मुझे उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक उसके परपेंडिकुलर। इसका मतलब a डैश की डायरेक्शन और b वेक्टर और c वेक्टर से मिलकर बनने वाले पैरेललोग्राम की डायरेक्शन दोनों डेफिनेटली क्या हो गई, सेम हो जाएंगी। क्लियर? तो यहां पर आप इस चीज को नोटिस करिएगा। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, सिंस, मैं एक टॉपिक को समझा रहा हूं, सिंस a डैश डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0 और a डैश डॉट c वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट a dash vector is perpendicular to the plane formed by, किसके द्वारा फॉर्म किए जाने वाले प्लेन के, b वेक्टर एंड c वेक्टर, और इन दोनों के द्वारा प्लेन कौन सा फॉर्म होगा, दैट इज a dash is perpendicular to, a dash is perpendicular to b क्रॉस c प्लेन। अब आपको पता है b क्रॉस c प्लेन की डायरेक्शन क्या थी, भाई ये b वेक्टर था, ये c वेक्टर था। अब मैंने आपको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में ही समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो भाई ये मेरा a वेक्टर था, ये b वेक्टर था, ये c वेक्टर था, सॉरी हाँ इसको मान लो a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये c वेक्टर। तो a डैश से मिलकर बने, या a वेक्टर इसको मान लो, या कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। कोई भी किसी को भी आप किसी भी डायरेक्शन में ए बी सी कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं ए वेक्टर इसको कंसीडर कर लूं तो ए डैश की डायरेक्शन ये है, बी और बी डैश की डायरेक्शन ये है, सी और सी डैश की डायरेक्शन ये है। तो ए डैश की डायरेक्शन, जो ए डैश की डायरेक्शन है बी और सी से मिलकर बनने वाले प्लेन, और आपको पता है बी और सी से मिलकर बनने वाला प्लेन हो गया ये, और इस प्लेन की डायरेक्शन और ए डैश की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। क्लियर? ये दोनों की डायरेक्शन बी क्रॉस सी की डायरेक्शन भी यही होती है, इसके ठीक परपेंडिकुलर। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सो वी कैन से दैट that is direction of a vector, क्या नाम है,
ए वेक्टर नहीं, ए डैश वेक्टर एंड बी क्रॉस सी इज सेम। अच्छा, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर दोनों की डायरेक्शन है सेम है, सो वी कैन एज्यूम, आप क्या एज्यूम कर सकते हैं कि ए डैश मस्ट बी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इसकी जो डायरेक्शन आवश्यक रूप से, क्योंकि मैंने आपको क्या था, डायरेक्शन सेम कहने का मतलब आइदर दे आर पैरेलल। भाई डायरेक्शन सेम कहने का मतलब क्या हो गया, भाई ये मेरा ए डैश था, ये बी था, ये सी था, अब इसकी डायरेक्शन हो सकता है, इसकी डायरेक्शन ये, अब या तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर एक दूसरे पर कोइंसाइड करते हुए एक साथ जाए, मतलब एग्जैक्टली 0 डिग्री का एंगल बनाए, पैरेलल होंगे तब भी 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसका मतलब ए डैश मस्ट बी प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके साथ, बी क्रॉस सी, इस वाले के साथ। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए डैश को आप क्या लिखेंगे, अल्फा बी क्रॉस सी, वेयर अल्फा इज अ प्योर स्केलर वैल्यू। तो आई थिंक सो इतना क्लियर होगा, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट, वी आर गोइंग फर्दर ऑन द टॉपिक। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लास्ट हम ए डैश, जो मैंने आपको बताया कि ए डैश क्या होगा, बी क्रॉस सी से मिलकर बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब भाई ए डैश को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा बी क्रॉस सी, जहां पर अल्फा मेरे क्या है, प्योरली स्केलर वैल्यू है। अच्छा, अब इस अल्फा को हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड ये अल्फा की वैल्यू है कितनी, क्योंकि हमने तो अभी यार बी डैश और सी डैश या फिर हम ए डैश की बात करें तो हमने केवल एज्यूम किया, क्योंकि हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे थे। तो रेसिप्रोकल कहने का मतलब ए अगर ए डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट करा तो वो आइडेंटिटी दे देगा, आपको 1 दे देगा। तो भाई इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या ले सकते हैं, सिंस आपके पास कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, ए डॉट ए डैश, इसकी वैल्यू थी आइडेंटिटी 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे भाई। अब ए डैश मेरा बी क्रॉस सी से मिलकर बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डैश की डायरेक्शन और बी क्रॉस सी से मिलकर बनने वाले प्लेन की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल है, तो दैट मींस दे आर प्रोपोर्शनल, द डायरेक्शंस ऑफ बोथ ऑफ द वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसलिए हमारे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया। इस वैल्यू को यहां प्लेस कर दीजिए, तो ए डॉट अल्फा बी क्रॉस सी इट शुड बी 1। अब क्योंकि अल्फा एक स्केलर वैल्यू है तो अल्फा को आप बाहर कर सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। और आपको पता है, इससे पहले मैं स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा चुका हूं। ए डॉट बी क्रॉस सी को आप क्या लिखेंगे, अल्फा ए बी सी विद इन द लार्ज ब्रैकेट एंड इट इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ए बी एंड सी। इज दैट क्लियर? तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 10। इस इक्वेशन को कुछ नाम दे दिए एस। 10 फ्रॉम इक्वेशन एस क्या आया हमारे पास, ए डैश को आप क्या लिखेंगे, बी क्रॉस सी अपॉन अल्फा, मतलब 1 अपॉन है तो इसको मैं सीधा अपॉन में लिख रहा हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये देखो आपको पहला रेसिप्रोकल वेक्टर मिल गया है, ए डैश, जो ए डैश इसका रेसिप्रोकल था, ए वेक्टर का रेसिप्रोकल था। तो ए वेक्टर का जो रेसिप्रोकल ए डैश है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। क्लियर हो गई बात, सबको सही से आया क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो सिमिलरली अब यहां पर थोड़ा सा पैटर्न को एक चीज देखें, इसी प्रकार आप चाहो तो भाई डायरेक्टली भी लिख सकते हो या फिर मैं आप चाहें तो मैं दूसरी को भी डिराइव कर सकता हूं सेम विद इन द सेम प्रोसेस। तो इसी प्रकार से, लेकिन यहां पर ए देखो, जब ए का रेसिप्रोकल ए डैश था तो कहां से स्टार्ट हुआ, बी सी, क्लियर, और नीचे आ गया ए बी सी, क्लियर। सिमिलरली चलो हम एक को और वेरीफाई कर देते ताकि और थोड़ा सा प्रॉपर्ली आ जाए। अगेन आपके पास क्या कंडीशन थी, अगेन वी हैव कि बी डैश ये किस किस के परपेंडिकुलर था, बी डैश की डायरेक्शन क्या थी, फिर से समझो भाई, मैंने आपको क्या कहा था, बस इसी को आप ए वेक्टर मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। बी डैश की डायरेक्शन यही थी,
ए की डायरेक्शन ये थी, ये बी की डायरेक्शन थी, ये सी की डायरेक्शन, तो ए डैश की डायरेक्शन भी यही थी, बी डैश की डायरेक्शन भी यही थी और सी डैश की डायरेक्शन भी यही थी। दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, क्योंकि उनके उनके मैग्नीट्यूड एक दूसरे के रेसिप्रोकल में जा रहे हैं, तभी मेरे को उनकी क्या मिल रहा है, उनके डॉट प्रोडक्ट से आइडेंटिटी मिल रही है। आइडेंटिटी स्केलर वैल्यू है तो मुझे इसके डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ा था। तो ए और ए डैश की डायरेक्शन ये थी, आपने ए डैश को डिस्कस कर दिया। अब अगर मैं बी डैश को डिस्कस करना चाहूँ, अब ये बी डैश की डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर और बी डैश की डायरेक्शन ये है, तो बी वेक्टर या फिर बी डैश वेक्टर, ये जो बी डैश वेक्टर है ये ए और सी से या फिर सी और ए से मिलकर बनने वाला जो प्लेन है, ये इनसे मिलकर बनने वाला जो पैरेललोग्राम या फिर ये यहां पर तो देखो एग्जैक्टली रेक्टेंगल जैसा बन जा रहा है, बना रेक्टेंगल जैसा, इसके क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो बी डैश डॉट सी ये वैल्यू भी 0 है और बी डैश डॉट ए भी 0 है। इसका मतलब आप यहां पर अगेन दोबारा क्या कह सकते हैं, दैट इज B dash is perpendicular to the plane formed by C vector and A vector. So we can say B dash is perpendicular to the plane whose मैग्नीट्यूड इज, कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, C क्रॉस A का मॉडुलस। तो इसका मतलब B डैश की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ B डैश एंड C क्रॉस A इज either same और पैरेलल, ये तो सेम है, यहाँ पे पैरेलल है, तो इसका मतलब आप डिसइंप्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं, बी डैश को प्रोपोर्शनल कर सकते हैं किसके, सी क्रॉस ए के, क्योंकि सी क्रॉस ए से मिलकर बनने वाला प्लेन में आपको पता चला, सी क्रॉस ए से मिलकर बनने वाला प्लेन, इसकी डायरेक्शन कहां को चलेगी, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन इसके क्या जाएगी, ये तो एग्जैक्टली पैरेलल होगी या फिर ऐसी जाएगी, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल आ गई, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट बी डैश को आप क्या लिख लीजिए, दैट इज ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा सी क्रॉस ए, वेयर बीटा इज अ स्केलर वैल्यू, वेयर बीटा इज अ स्केलर कांस्टेंट। अब इसको भी अगर मुझे निकालना है कि ये वैल्यू कितनी थी, बट वी नो, देखो हमें करनी वही प्रोसेस जो पहले वाले में की थी। आपको क्या पता था कि बी वेक्टर और बी डैश वेक्टर इन दोनों को एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, दैट इज 1। इसका मतलब बी वेक्टर डॉट अल्फा सी क्रॉस ए शुड बी 1। बीटा फिर से आपका एक स्केलर कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या आ गया, बी सी ए, बी डॉट सी क्रॉस ए, बी सी ए इक्वल्स टू 1। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट बीटा को आप लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन बी सी ए, और आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा था बी सी ए वापस किसके बराबर होता है, ए बी सी। दिस इंप्लाइज दैट इसी इक्वेशन से, फ्रॉम दैट इक्वेशन बी डैश बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर से आप क्या फाइंड आउट किया आपने, सो वी कैन राइट बी वेक्टर डॉट बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, बीटा हमारा कहा था ये फ्रॉम, इसको एसवन कर दो, बी डैश वेक्टर इक्वल्स टू बीटा 1 अपॉन ए बी सी है, तो ये कितना आ गया, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखो आपने जब ए डैश को निकाला दैट इज बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, क्योंकि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। बी डैश को निकाला, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, क्योंकि हम साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहे हैं। देखो ए बी सी, ए के बाद आता है बी क्रॉस सी। बस आपको यहाँ पर कंसिडर क्या करना है कि अगर ए डैश कह रहा हूँ तो पहले ऊपर आ जाएगा बी क्रॉस सी, बी डैश कह रहा हूँ तो सी क्रॉस ए, सी डैश कहूंगा तो सी डैश के बाद सी डैश, यहाँ पर सी डैश कहूंगा तो ए क्रॉस बी। इसका मतलब सिमिलरली आप क्या कह सकते हैं, सी डैश वेक्टर को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी अपॉन
ए बी एंड सी। तो आपके जो रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं, अगर आपके दिए गए वेक्टर्स ए बी सी हैं, देन देयर रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स विल बी गिवन बाय ए डैश बी डैश एंड सी डैश व्हिच आर रिटन लाइक बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। बी डैश को आप लिखेंगे सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी और सी डैश को लिखेंगे ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। तो एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, देन उसके बाद हम ऊपर टॉप में लिख रहे हैं। तो देखिए जो हमने ऑब्जर्व किया, मैंने ऊपर लिख दिया है बोर्ड पे कि इफ a dash vector b dash vector c dash vector are reciprocal set of vectors of a vector b vector c vector respectively, जो हमने ऑब्टेन किया था वो वैल्यू फाइंड आउट, मतलब आपको कुल मिला के इस तरह से एग्जाम में लिख देना है। तो हमने रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद इस पर बेस से देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें से मैंने एक न्यूमेरिकल अभी लिया हुआ है। जो पहला न्यूमेरिकल मुझे क्या कहता है कि if a dash b dash c dash are the reciprocal vectors of a b c respectively, then a dot a dash b dot b dash c dot c dash equals to 3 होगा, and a dash vector dot b dash cross c dash vector equals to 1 upon a vector dot b cross c। या फिर भाई ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, विद इन द लार्ज ब्रैकेट, दैट इज a dash b dash c dash equals to 1 upon a b and c। तो आपको क्या पता था भाई, हमें पता है सॉल्यूशन में if a dash b dash c dash are reciprocal to a b and c, then आपके पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन ये होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a dash बराबर लिख सकते हैं b क्रॉस c अपॉन ए बी सी, बी डैश को लिख सकते हैं c क्रॉस a अपॉन ए बी सी, और c डैश को लिख सकते हैं a क्रॉस b है, ये b है लिखा हुआ है एंड a b एंड c। तो जो पहला पार्ट आपको कह रहा है, दिस इंप्लाइज दैट, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है a डॉट a डैश b डॉट b डैश c डॉट c डैश इक्वल्स टू, एक बार इसको अप्लाई भी करिए भाई। वैसे तो मुझे पता है कि a डॉट a डैश की वैल्यू 1 होती है, b डॉट b डैश की वैल्यू 1 होती है, c डॉट c डैश की वैल्यू, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी आएगा, दैट इज 1, इसका प्रोडक्ट भी एक आइडेंटिटी आएगा, दैट इज आल्सो 1, इसका प्रोडक्ट भी एक आइडेंटिटी आएगा, दैट इज आल्सो 1। तो तीनों 1 को अगर आप जोड़ दोगे दैट इज ऑटोमेटिकली 3। बट भाई अगर ये 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली खुद मत लिखना, ठीक है ना। कोई डायरेक्टली लिखने का मतलब हो जाएगा कि भाई आपने चीट कर लिया है, या फिर डायरेक्टली सीधा सीधा लिख दिया 1 + 1 + 1। तो आपको इसको किस तरह से सॉल्व करना है, दैट इज ए वेक्टर डॉट, भाई ए डैश की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ए डैश की वैल्यू थी b क्रॉस c अपॉन ए बी सी प्लस b वेक्टर डॉट b डैश की वैल्यू थी c क्रॉस a अपॉन ए बी सी प्लस c वेक्टर डॉट a क्रॉस b अपॉन a b एंड c। अब यहां पर ऊपर देखो, अगर आप ऊपर नोटिस करें, दैट इज a डॉट b क्रॉस c क्या होता है आपके पास, a b c, नीचे भी क्या आ रहा है, इट इज a b c प्लस b c a अपॉन a b c प्लस तीसरा आ रहा है c a b अपॉन ए बी सी। बट आपने क्या रीड किया है, बट हमने ये पढ़ा है कि ए बी सी बराबर होता है बी सी ए और बराबर होता है सी ए बी। इसका मतलब भाई ये कैंसिल होके 1, दिस कैंसिल होके 1 एंड इट इज आल्सो कैंसिल आउट 1, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1 + 1 + 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। तो पहला क्वेश्चन तो काफी सिंपल था और इसको सॉल्व करना भी काफी सिंपल है। फिर उसके बाद हम चल रहे हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर जो है, तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर वी आर गोइंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी करें फटाफट। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया।
तो यहाँ पर देखो ए डैश बी डैश सी डैश आपको पता है कि रेसिप्रोकल सेट है ए बी सी के। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सिंपली एलएचएस ले लीजिए। जो मेरे पास एलएचएस टर्म है दैट इज ए डैश बी डैश एंड सी डैश, और ये क्या है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर आप एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा भाई, अगर ए का रेसिप्रोकल ए डैश है, बी का रेसिप्रोकल बी डैश है, सी का रेसिप्रोकल सी डैश है, भाई जैसे x का रेसिप्रोकल 1/x है तो 1/x का रेसिप्रोकल x भी तो है भाई, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए ना, ठीक है ना भाई। जैसे मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि अगर x का रेसिप्रोकल 1/x कह रहे हो और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपकी 1 आ रही है तो 1/x का रेसिप्रोकल x भी तो होगा, आएगा नहीं आएगा? इसीलिए ये सारे एक दूसरे के ठीक रेसिप्रोकल होते हैं। और ये चीज अभी अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में और थोड़ा सा बैठ के समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो ए डैश बी डैश सी डैश ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश। अब यहां पर अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, तो बी डैश क्रॉस सी डैश की फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। So calculating b dash cross c dash। अच्छा b dash की वैल्यू आपके पास क्या थी वो हम पहले ही बता चुके हैं। b dash की वैल्यू b के बाद क्या आता है मेरे पास c क्रॉस a अपॉन a b एंड c क्रॉस c dash के बाद c के बाद मतलब a b अपॉन ए बी एंड सी। तो ऊपर वाला जो टर्म बन रहा है आपके पास क्या बन रहा है? C क्रॉस A एंड क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B और एंटायरली अपॉन में चल रहा है A B C का होल स्क्वायर। अब यहां पर ऊपर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो ये मेरे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर मैं किन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं तो मेरे पास वापस क्या मिलता है? एक वेक्टर क्वांटिटी ही तो मिलती है, क्योंकि दो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है बेसिकली क्या बताती है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, जिसकी डायरेक्शन ठीक उसके उस पैरेललोग्राम के जो प्लेन होता है उसके ठीक परपेंडिकुलर होती है। तो ये बेसिकली क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको आप क्या कंसीडर कर सकते हो? यू कैन टेक इट C क्रॉस A। मैं मान ले रहा हूं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये m वेक्टर है। तो आपके पास कंसीडरेशन क्या आ गया? इट इज m वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन a b c का होल स्क्वायर। और जिसको ये नहीं पता है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है तो प्लीज मैं आपसे कुछ सजेस्ट करूंगा कि एक बार स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लेक्चर्स को देखिए, वहां पर आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि मैं इसको आगे कैसे एक्सपेंड कर रहा हूं। तो जिन्होंने देखा है दैट इज टू गुड। तो भाई यहां पर हम कैसे प्रोडक्ट करते हैं? पहले m की b के साथ m डॉट b आउट ऑफ a, और मैं कई बार बोल चुका हूं यहां पर ना ही डॉट होता है ना ही क्रॉस होता है, इट इज जस्ट अ कॉमन टर्म। माइनस m की b के साथ ले लीजिए, अब m की a के साथ ले लीजिए m डॉट a एंड दैट आउट ऑफ b, और एंटायरली अपॉन में चल रहा है a b c का होल स्क्वायर। अब इस फंक्शन में जिसको आपने m कंसीडर किया था उस m की वैल्यू को प्लेस कर दीजिए। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? m की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं c क्रॉस a डॉट b आउट ऑफ में a माइनस m की वैल्यू c क्रॉस a डॉट a आउट ऑफ b और एंटायरली अपॉन में a b c का होल स्क्वायर। अच्छा अब आपको क्या पता था कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप डॉट और क्रॉस की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और मैं अभी दोबारा बोल रहा हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार पहले उन सेशंस को देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को, तो उनको और प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है आपने क्या रीड किया था? सिंस अगर मेरे पास p डॉट q क्रॉस r है तो इसमें आपका जो डॉट और क्रॉस होता है दीज आर इंटरचेंजेबल। तो p क्रॉस q इसको आप डॉट r भी लिख सकते हो, और यही वैल्यू किसके बराबर होती है? p q r। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपके पास देखो ये यही तो फॉर्म आ रही है, ये वाली फॉर्म दी गई है p क्रॉस q डॉट r, दैट इज p क्रॉस q डॉट r। ये भी वही फॉर्म दी है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज c a b आउट ऑफ a माइनस
सी ए आउट ऑफ बी और एंटायरली अपॉन में है ए बी सी का होल स्क्वायर। अच्छा यहां पर इस ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ये ब्रैकेट मैंने केवल एक जनरल ब्रैकेट है, लेकिन ये वाला ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट है जो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। सी ए ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो जाए या फिर आइदर दे आर पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। इसका मतलब ये टर्म तो मेरे लिए जीरो है, तो ऊपर एक केवल आपके पास क्या बच गया, दैट इज सी ए बी आउट ऑफ ए अपॉन ए बी सी का होल स्क्वायर। अब आपको क्या पता था, ए बी सी बराबर होता है बी सी ए बराबर होता है सी ए बी, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, तो इसका मतलब सी ए बी सी के बराबर, तो स्क्वायर टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगा। तो आपके पास आउटपुट क्या आ गया, वी विल गेट द आउटपुट ए वेक्टर अपॉन ए बी सी। ये आपके पास इसकी वैल्यू आई है, ये मेरे पास वैल्यू आई है बी क्रॉस बी डैश क्रॉस सी डैश की 10 ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश इक्वल्स टू, मतलब ए डैश बी डैश सी डैश की हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए डैश वेक्टर क्या था मेरे पास, इट वाज बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड आउट करी, इट इज ए अपॉन ए बी सी, ऊपर डॉट प्रोडक्ट करिए बी क्रॉस सी की डॉट प्रोडक्ट करिए इसके साथ, तो ये क्या बन गया, इट बिकम बी सी ए अपॉन, अगेन नीचे से फिर से देखो क्या आ रहा है, इट इज ए बी सी का होल स्क्वायर, फिर से देखो बी सी ए बी सी के बराबर होता है, दैट वन कैंसल आउट, तो इसका मतलब, और ये क्या था, इट वाज ए डैश बी डैश सी डैश, और ये वैल्यू आ गई आपके पास 1 अपॉन ए बी एंड सी। तो आई होप सो आपको ये सॉल्यूशन सही से क्लियर हुआ होगा। अगर स्टिल इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली मुझसे पूछिए। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वेरीफाई ए वेक्टर इक्वल्स टू बी डैश क्रॉस सी डैश। क्योंकि देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था मैं आपसे, अगर आपको थोड़ा सा भी रिमेंबर है तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि अगर हम जब रेसिप्रोकल की बात कर रहे थे तो x का रेसिप्रोकल अगर 1/x है तो 1/x का रेसिप्रोकल x भी तो है, 1/x का रेसिप्रोकल x भी तो है। तो अगर भाई a का रेसिप्रोकल a डैश है तो आप a डैश को क्या लिख रहे थे, a डैश को लिख रहा था मैं b क्रॉस c अपॉन a b c, इनके ऊपर वेक्टर है ना, ठीक है, मैं यहाँ पर वेक्टर लिख नहीं रहा, तो वेक्टर है, तो इसका मतलब भाई a का रेसिप्रोकल a का रेसिप्रोकल अगर a डैश है, a डैश का रेसिप्रोकल a भी तो है, तो अगर मैं a को निकालूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, b डैश क्रॉस c डैश अपॉन a b c, a डैश b डैश और c डैश। तो यही चीज आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है, यू शैल हैव टू वेरीफाई दैट दिस वन। तो मैंने नीचे लिख दिया है वेयर a डैश b डैश c डैश आर द रेसिप्रोकल टू a b एंड c वेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है क्या, हमें तो ये पता है क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आपको ये चीज तो लेनी पड़ेगी क्या, कि इफ a डैश b डैश एंड c डैश आर रेसिप्रोकल टू a vector b vector and c vector respectively, then हमें क्या पता था, हमें ये पता था कि a डैश को आप लिखते हैं b क्रॉस c अपॉन abc, b डैश को लिखते हैं c क्रॉस a अपॉन abc एंड c डैश को लिखते हैं a क्रॉस b अपॉन a b एंड c। सबको आ गया होगा सही से समझ में, ये तो हमने वही ले लिया जो हम स्टार्टिंग में हमने डेराइव किया था। अच्छा अब भाई मुझे a वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, b डैश क्रॉस c डैश, फाइंडिंग b डैश क्रॉस c डैश। तो b डैश क्रॉस c डैश पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करिए, b डैश क्रॉस c डैश, भाई b डैश क्रॉस c डैश अगर मुझे निकालना है तो b डैश क्रॉस c डैश कितना हो जाएगा, इट इज
C क्रॉस A अपॉन ABC इन क्रॉस प्रोडक्ट C डैश की वैल्यू है A क्रॉस B अपॉन A B एंड C। तो इट विल बिकम, तो ये आपके पास ऊपर वाला फंक्शन क्या बन रहा है, इट इज गोइंग टू बी C क्रॉस A क्रॉस B अपॉन ABC का होल स्क्वायर। देखो ये फिर से वही टर्म आ गया जिससे जैसा हमने इससे पहले किया था कि भाई C क्रॉस A क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि C क्रॉस A दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिखाता है मुझे, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहां पर कंसीडर कर लूं कि C क्रॉस A दैट इज M वेक्टर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी M वेक्टर क्रॉस A क्रॉस B अपॉन ABC का होल स्क्वायर। इसको सिंपली ऐसे इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये तीन वेक्टर की फिर से क्रॉस प्रोडक्ट आ गई, तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गई तो इसको अप्लाई करिए, पहली m की b के साथ आउट ऑफ a, फिर m की a के साथ डॉट प्रोडक्ट आउट ऑफ b और अपॉन ABC का होल स्क्वायर। इट इज m की वैल्यू को प्लेस कर दीजिए, m क्या था मेरे पास, इट वाज C क्रॉस A डॉट B आउट ऑफ A माइनस C क्रॉस A डॉट A आउट ऑफ B अपॉन में ABC का होल स्क्वायर। और यहां पर देखें जो आपका फिर से देखो जो जैसा इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में आया था, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में मैं इसको C डॉट A क्रॉस B भी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला है आपको, और जिसने मैं फिर से यही बात बोल रहा हूं, जिसने नहीं देखा है एक बार पुराने सेशन में जाइए, स्केलर वेक्टर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को रीड करिए तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर नहीं आता है तो कोई भी चीज है, मैं अपने तो फुल बेस्ट दे रहा हूँ और कोच ये ट्राई कर रहा हूँ कि भाई आपको मैं एक प्रॉपर वे में उस चीज को एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उस चीज को एक बार देखिए, अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो डेफिनेटली आई विल डू माय लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो मुझे उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे ये चीज नहीं आई समझ में, आई विल सॉल्व इट। मैं उसकी फुल 100% अपनी कोशिश करूंगा। देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ फिजिक्स का, बिकॉज देयर इज नो वन मास्टर इन द फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स का मास्टर कोई नहीं है। आई एम द मास्टर इन फिजिक्स, मैं फिजिक्स मैं मास्टर हूँ, आई एम नॉट द मास्टर ऑफ फिजिक्स। इवन इफ अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर सर अब्दुल कलाम, ही वॉज ऑल्सो नॉट द मास्टर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का मास्टर तो आज तक हुआ ही नहीं है, क्योंकि फिजिक्स इज द बिगेस्ट वन थिंग, इसको जितना खोजोगे ना उतना ब्रॉड है। आज जो लॉ बनता है वो कल फेल हो जाता है। आज पहले क्लासिकल मैकेनिक्स चलती थी, आज क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं चलती। क्लासिकल मैकेनिक्स केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर मैक्रो बॉडीज। आज आप क्या रीड कर रहे हो, क्वांटम पार्टिकल्स को रीड कर रहे हो, क्वांटम माइक्रो पार्टिकल्स के साथ डील कर रहे हो, ठीक है ना। तो उस समय पर क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन को भी डील कर रहे हैं लाइक अ मैक्रो पार्टिकल। तो वो चीजें, जो चीज नहीं आती ना वो धीरे धीरे बदलती है, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, मैं भी स्टूडेंट ही हूं, ठीक है। तो उस चीज को लर्न करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि C क्रॉस A डॉट B, तो इसको ये क्या है मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज CAB आउट ऑफ A माइनस CAA आउट ऑफ B और अपॉन ABC का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास। अब आपने क्या पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, अगर कोई दो वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल या एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो उसकी वैल्यू 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई मेरे पास। एक्सप्रेशन क्या आ गया, CAB आउट ऑफ A अपॉन ABC का होल स्क्वायर। अच्छा, एक स्केलर प्रोडक्ट में ABC बराबर होता है BCA बराबर होता है CAB, तो इसका मतलब ये टर्म इसके स्क्वायरिंग को कैंसिल कर देगा, और ये कैंसिल अगर इसने कर दिया तो ये वैल्यू आ गई इतनी आपके पास A वेक्टर अपॉन ABC, और इस इक्वेशन को मैं नाम नॉमिनेट कर दे रहा हूं अल्फा 1 से। तो देखो पहले आपको जो जो चीजें चाहिए, आपको एक तो चाहिए B डैश क्रॉस C डैश, फिर चाहिए C डैश क्रॉस A डैश, फिर चाहिए A डैश क्रॉस
बी डैश, मैं तीनों को फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर दे रहा हूं। तो पहले हमने बी डैश क्रॉस सी डैश निकाला, नाउ कैलकुलेटिंग। आप निकाल दीजिए सी डैश क्रॉस ए डैश। सी डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी है, हियर इट इज सी डैश की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या थी, आपको वैसे ही रिमेंबर होनी चाहिए, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। इन क्रॉस प्रोडक्ट ए डैश की वैल्यू, ए के बाद आता है बी, बी के बाद सी अपॉन ए बी सी। ये फिर से दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट, तो फिर से आप इसको नॉमिनेट कर दीजिए, इसको कुछ और नाम दे दीजिए, मान लीजिए मैंने दे दिया पी क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी का होल स्क्वायर, और जो हमने नॉमिनेट किया है उसको किनारे पे इंडिकेट कर दीजिए। मैंने पी क्रॉस को क्या माना है, पी वेक्टर को कंसीडर किया मैंने ए क्रॉस बी से। अब ये तीन वेक्टरों की क्या है, फिर से आपकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आउट ऑफ बी वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आउट ऑफ सी वेक्टर, और अपॉन में ए बी सी का होल स्क्वायर। चलिए एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन द अपर सरफेस। हम इसका अपर सरफेस ना, एक बार इतना कॉपी कर लीजिए इसे। तो P हमने कंसिडर किया था ए क्रॉस बी, और हमारा फाइनल रिजल्ट देना, हम जहां पर पहुंचे थे वो यहां पर थे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, P के स्थान पर जो वैल्यू है उसको प्लेस कर दीजिए, दैट इज ए क्रॉस बी डॉट सी आउट ऑफ बी वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी डॉट बी आउट ऑफ सी, और अपॉन में ए बी सी का होल स्क्वायर। अब ये देखो फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गई, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ए बी सी आउट ऑफ बी माइनस ए बी बी आउट ऑफ सी, एंड अपॉन में चल रहा है ए बी सी का होल स्क्वायर। फिर से देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई दो वैल्यू बराबर होगी तो इसकी वैल्यू तो हो गई मेरे पास 0, तो उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए बी सी आउट ऑफ बी अपॉन ए बी सी का होल स्क्वायर। इस स्क्वायरिंग से ये कैंसल आउट, और ये आपके पास आ गया बी वेक्टर अपॉन ए बी सी का ए बी सी ओनली। तो पहले आपके पास जो आया था उसको अल्फा 1 कंसीडर कर लीजिएगा, मैं इसको अल्फा 2 कंसीडर कर लेता हूं। तीसरा क्या था हमारे पास, तीसरी हमारे पास वैल्यू थी जो आपने कॉपी किया होगा भाई, पहले हमने बी डैश क्रॉस सी डैश निकाला, फिर सी डैश क्रॉस ए डैश निकाला, अब ए डैश क्रॉस बी डैश निकाल दे रहे हैं। नाउ ए डैश क्रॉस बी डैश, इसको फाइंड आउट कर लीजिए। ए डैश की वैल्यू क्या थी, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी क्रॉस बी डैश सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। अब फिर से ऊपर वाले टर्म में आप इस टर्म को कुछ कंसीडर कर लीजिए, मैं मान ले रहा हूं ये क्यू वेक्टर है, इट इज सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी का होल स्क्वायर, और हमने यहां पर कंसीडर किया है लेट क्यू वेक्टर बराबर है बी क्रॉस सी की, दैट इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारा, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में फिर से अप्लाई करिए, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, पहले क्यू का ए के साथ, दैट इज क्यू डॉट ए आउट ऑफ सी माइनस क्यू डॉट सी आउट ऑफ ए, एंड अपॉन में ए बी सी का होल स्क्वायर। अगेन जो क्यू आपने कंसीडर किया था उस वैल्यू को फिर से रिप्लेस कर दे रहे हैं, इट विल बी क्यू की वैल्यू थी मेरे पास बी क्रॉस सी डॉट ए आउट ऑफ सी, और क्यू की वैल्यू थी बी क्रॉस सी डॉट सी आउट ऑफ ए,
और अपॉन में ABC का होल स्क्वायर। फिर से देखो ये स्केलर प्रोडक्ट आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज BCA और ये BCC। इट इज BCA out of C minus BCC out of A upon ABC का होल स्क्वायर। ये BCC फिर से इसके प्रोडक्ट में आपने क्या पढ़ा था, अगर कोई दो वेक्टर बराबर या एग्जैक्टली पैरेलल तो उसकी वैल्यू 0, तो ये वैल्यू, ये टर्म तो मेरे पास 0 हो गया। इट इज BCA आउट ऑफ C और अपॉन में ABC का होल स्क्वायर। BCA ABC या CAB तीनों बराबर होते हैं, तो ये BCA टर्म इसकी स्क्वायरिंग को कैंसिल कर देगा और ये वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, C वेक्टर अपॉन ABC का ABC ओनली। इट इज अल्फा 3। तो मेरे पास तीनों के जो न्यूमरेटर टर्म थे, न्यूमरेटर टर्म आपको फाइंड आउट हो गए हैं। अब भाई जो डिनोमिनेटर टर्म था एंड डिनोमिनेटर टर्म मेरे पास क्या था, A डैश B डैश एंड C डैश। इस चीज को मैं ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका हूं इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। आपको पता है कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इस चीज को आपने वेरीफाई किया। देखो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इसको वेरीफाई करें, लेकिन मैंने इस चीज को वेरीफाई कर चुका हूं इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू मुझे क्या होती है, 1 अपॉन ABC यहां पर वी नो, हम ये जानते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत लिखना वी नो ठीक है, अगर वो डिपेंडिंग ऑन मार्क्स है, डिपेंड ऑन मार्क्स करता है। अगर पेपर में अगर वही लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है क्वेश्चन तो आप उसको वेरीफाई करिएगा। किस तरह से वेरीफाई करना, जैसा मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ था। तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। तो आपका जो फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या था, सो B डैश क्रॉस C डैश अपॉन A डैश B डैश C डैश क्या बनेगा, B डैश क्रॉस C डैश जो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू कितनी थी, A अपॉन अल्फा 1 वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। इट इज ABC इंटू 1, इसकी वैल्यू है इंटू 1 नहीं, 1 तो मैंने वैसे लिखा, A डैश B डैश A डैश B डैश C डैश, इसको आपके लिख रहे हैं 1 अपॉन ABC, तो 1 अपॉन ABC चला गया ऊपर एंड इट इज A वेक्टर। तो आपको देखो पहली वाली वैल्यू वेरीफाई हो गई। सिमिलरली C डैश क्रॉस A डैश अपॉन A डैश B डैश C डैश, C डैश क्रॉस A डैश, C डैश क्रॉस A डैश हमने यहां फाइंड आउट किया है। इसको क्या लिखेंगे आप, B वेक्टर अपॉन ABC और इसकी वैल्यू अगेन 1 अपॉन ABC। ये इस टर्म से कैंसिल आउट, दैट इज B वेक्टर, ये वाली भी वैल्यू वेरीफाइड। थर्ड जो लास्ट टर्म बचा, लास्ट टर्म आपके पास क्या था, एंड मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जो लास्ट टर्म मेरे पास बचा, लास्ट टर्म था A डैश क्रॉस B डैश अपॉन A डैश B डैश एंड C डैश। A डैश क्रॉस B डैश, A डैश क्रॉस B डैश की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी अल्फा 3 में। इट इज C अपॉन ABC और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन ABC, ये भी कैंसिल आउट, इट इज C। इसका मतलब A डैश क्रॉस B डैश अपॉन A डैश B डैश एंड C डैश की वैल्यू होती है आपकी वैल्यू इसके बराबर C। तो तीनों टर्म हमारे क्या हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं। तो आई थिंक सो आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं अब लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं इस टॉपिक से रिलेटेड, और अगर फर्दर क्वेश्चंस होंगे देन डेफिनेटली वी विल टॉक देम अबाउट इन द नेक्स्ट सेशन, बट अभी हम इसका लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होता है देन डेफिनेटली मुझसे पूछिए, कॉपी कर लीजिए इसे फर्स्ट। तो देखिए मैंने नेक्स्ट लिख दिया है क्वेश्चन। इट इज A वेक्टर क्रॉस A डैश वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस B डैश वेक्टर C वेक्टर क्रॉस C डैश वेक्टर इक्वल्स टू 0। और पेपर में आपके किस तरह से पूछा जाएगा कि भाई जहां पर A डैश वेक्टर B डैश वेक्टर और C डैश वेक्टर क्या है, रेसिप्रोकल सेट है A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर के, तो इन तीनों का अगर हम सम निकालें, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का अगर सम निकालें दैट विल बी 0, जबकि इनके डॉट प्रोडक्ट का सम कितना था, 3। ठीक है, तो सिंपली
एलएचएस ले लीजिए, ए क्रॉस ए डैश, बी क्रॉस बी डैश, सी क्रॉस सी डैश इक्वल्स टू। अब आपको ए डैश की वैल्यू पता है ना, ए डैश की वैल्यू क्या थी, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी प्लस बी क्रॉस इसकी वैल्यू थी सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी प्लस सी क्रॉस इसकी वैल्यू थी ए क्रॉस बी अपॉन ए बी एंड सी। ठीक है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर आप सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट तीन मैट्रिक्स क्रॉस प्रोडक्ट करें तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए डॉट सी पहले बैक वाले के साथ आउट ऑफ बी माइनस ए डॉट बी जो बच गया आउट ऑफ सी प्लस इसकी बी डॉट ए आउट ऑफ सी, फिर माइनस बी डॉट सी आउट ऑफ ए प्लस सी डॉट बी आउट ऑफ ए माइनस सी डॉट ए आउट ऑफ बी और एंटायरली अपॉन में ए बी एंड सी। अच्छा, सिंस आपने क्या रीड किया है, हमने ये रीड किया है कि x डॉट y बराबर y डॉट x होता है, क्योंकि स्केलर के प्रोडक्ट में भाई डॉट प्रोडक्ट में आपस में अगर इंटरचेंज भी कर दूं, क्योंकि तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि केवल एंगल क्या होता है, जो एंटी क्लॉक घूम रहा था वो क्लॉक घूम जाएगा, लेकिन कॉस थीटा है, थीटा में आप प्लस ले लो या माइनस ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कॉस के केस में, बट नॉट इन द केस ऑफ साइन। तो ए डॉट सी को सी डॉट ए भी कह सकते हो आप, देखो ए डॉट सी बाहर से बी कहीं पर है, ए डॉट सी या सी डॉट ए, ये है देखो, ए डॉट बी या बी डॉट ए है कहीं पर, यही है देखो, बी डॉट सी ए एंड सी डॉट बी आउट ऑफ ए, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, दैट इज आरएचएस, ये मेरी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड और इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम फिजिक्स में रीड कर रहे हैं, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और कहाँ ये यूज होता है, जिसमें पहले भी बता चुका हूँ क्रिस्टलोग्राफी में हम यूज करते हैं, तो एज मच पॉसिबल हम इसको फिर नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करिए भाई, और कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझसे डेफिनेटली पूछिए। टिल देन गुड बाय।